दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आए, बहुत से लोगों की मेल्स आई, बहुत से लोगों के मैसेज आए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आज एक तूफान सा मचा हुआ है। हर यूट्यूब चैनल इसके बारे में बात कर रहा है। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स के ट्रेंड करते थे लोग, वो आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी वीडियोस बना रहे हैं। दोस्तों, मेरा 18 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या ये काम करेगी हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, जो चीज़ लोगों की नीड बनती है वो एक दिन लोग उसको अपना लेते हैं। ज़रूरत की चीज़ों को लोग अपना लेते हैं, जो चॉइस की चीज़ होती है उसको नहीं अपनाते। पर जो काम आने वाली चीज़ है, जो ज़रूरत की चीज़ है, पहले वो चॉइस होती है, बाद में वो नीड बन जाती है। आपने देखा, मोबाइल पहले चॉइस था, पर फिर मोबाइल की जब ज़रूरत पड़ी तो आज नीड बन गया। घर में 6 लोग हैं तो 6 मोबाइल्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से इस इंडस्ट्री का जो जन्म है वो कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। दोस्तों, ये व्यापार करने का एक तरीका है। आपने व्यापार करने का प्राचीन तरीका देखा होगा। वस्तुओं का आदान प्रदान होता था जब औद्योगिकरण नहीं आया था। एक व्यक्ति सुनार का काम करता था, एक व्यक्ति किसान का काम करता था, एक व्यक्ति कुम्हार का काम करता था, एक व्यक्ति पंडित का काम करता था, और आपस में सामान का आदान प्रदान करके व्यवस्था चलती थी। समय बदला, और समय बदलने के साथ साथ क्या हुआ, औद्योगिकरण आ गया। लोगों ने शहरों में आना शुरू कर दिया, और जब लोगों ने शहरों में आना शुरू कर दिया तो एक नई व्यवस्था की जरूरत थी, और एक नई व्यवस्था आई। प्रोडक्ट बनने लगे, कंपनियां प्रोडक्ट को बनाने लगी, पर एक ग्राहक के पास प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, तो एक दौर आया। उसी के अंदर विज्ञापन का दौर आया, और विज्ञापन के दौर ने क्या किया, लोगों तक उसकी जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाई, प्रोडक्ट की ब्रांड पहुंचाई, और वो जब लोगों के पास तक पहुंची, लोगों ने उस सामान को अपने नजदीक की दुकान से खरीदना शुरू कर दिया। इस व्यवस्था ने बहुत बढ़िया काम किया, और आज भी ये व्यवस्था बहुत स्पीड से चल रही है। पर जब ये व्यवस्था पीक के ऊपर आई तो इस व्यवस्था के अंदर कुछ कमियां आनी शुरू हो गई। कोई भी व्यवस्था जब जन्म लेती है तो कभी भी वो व्यवस्था दोस्तों गलत नहीं होती है। ये व्यवस्था दोस्तों गलत नहीं थी। जब लाइट नहीं आई थी तो लालटेन चिमनी गलत नहीं थी। आज किसी के घर में ट्यूबलाइट जल रही है और वो कहता है नहीं मैं तो लैंप जलाऊंगा, तो फिर गलत है। इसी तरह से इस व्यवस्था के अंदर जब मुझे किसी सामान की जरूरत पड़ती है तो मैं कहां जाता हूं, किसी नजदीक की दुकान के ऊपर जाता हूं। जब नजदीक की दुकान के ऊपर जाता हूं तो वो सामान बनाता नहीं है, वो क्या करता है, किसी थोक वाले व्यापारी के पास जाता है। थोक वाला व्यापारी भी आपको पता है सामान बनाता नहीं है, वो किसी बड़ी एजेंसी C&F के पास जाता है, आपको पता है वो भी सामान बनाता नहीं है। C&F क्या करता है, वो कंपनी के पास जाता है, और कंपनी अपने सामान के प्रमोशन के लिए क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। तो कंपनी ने एक सामान बनाया और आपके हमारे तक पहुंचने की ये व्यवस्था थी, ट्रेडिशनल व्यवस्था। एक मार्केट से होके सामान हमारे पास आता है। इस व्यवस्था में क्या हुआ, मान लीजिए कंपनी ने एक सामान बनाया, वो 30 रुपए का एक सामान बनाया, उसने 10 रुपए का उसका अपना प्रॉफिट भी जोड़ लिया, 40 रुपए का कंपनी से बनकर चला, और आपके और हमारे तक पहुंचने में ये 100 रुपए का हो गया या इससे ज्यादा का हो गया। ये गलत नहीं था, क्योंकि कंपनी का अपना प्रॉफिट था, C&F का अपना प्रॉफिट था, होलसेलर का अपना प्रॉफिट था, दुकानदार का अपना प्रॉफिट था। उन सब की अपनी पूंजी लगी हुई थी, और दूसरा विज्ञापन का खर्चा था। तो इन सब को मिला के उस प्रोडक्ट की कीमत ये हो गई। इस तरह से व्यवस्था चली। शुरू में व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पर जब ये पीक पे आई तो पंगा क्या हो गया, एक पंगा खड़ा हो गया, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यवस्था उधार से चलती है। ट्रेडिशनल व्यवस्था बिना उधार के नहीं चल सकती। आप समझेंगे, गांव के अंदर एक छोटा सा दुकानदार है, उससे भी हमारी उधार चलती है। शहर के अंदर जो हमारे नजदीक दुकानदार है उससे भी हमारी उधार चलती है। हमारी तो उधार होती है 1000 की, 2000 की, 500 की, 5000 की। जब हम उधार लेते हैं तो दुकानदार क्या करेगा, होलसेलर से उधार लेकर आएगा, वो 50-60 हजार की हो जाती है। वो क्या करेगा, वो आगे C&F से उधार लेकर आएगा, वो 5-4 लाख की हो जाती है। वो क्या करेगा, वो कंपनी से उधार लेकर आएगा, वो 50-60 लाख की हो जाती है। और इस तरह से होता क्या है, कुछ उधार कभी वापिस लौट कर नहीं आती,
और जब उधार वापस लौट कर नहीं आती तो कंपनी के सामने एक चैलेंज हो जाता है। वो क्या होता है कि वो या तो क्वालिटी कम करे या कीमत बढ़ाए, और दोनों के अंदर पंगा हो जाता है। और इसलिए आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्रैश हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो गई। तो इस व्यवस्था में जो कमियां आनी शुरू हुई वो क्या थी? एक नकली सामान आना शुरू हो गया। एक कंपनी प्रोडक्ट एक बनाती है, मार्केट में 50 प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो कंपनी भी परेशान थी इस नकली के कारण, क्योंकि वो बनाती कम थी, बिकता ज्यादा था। दूसरा, ग्राहक परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पूरे पैसे दे रहा हूं, मुझे असली मिल रहा है या नकली मिल रहा है। तो ग्राहक भी एक ऐसी व्यवस्था चाहता था कि उसको अपने पैसे की पूरी कीमत मिले, उसको सही सामान मिले। तीसरा, सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार भी दो तरह के बिल बनते हैं, एक असली बिल बनता है, एक नकली बिल बनता है, और टैक्स की चोरी बच ही नहीं पा रही है, और बड़ी बड़ी टैक्स की चोरी हो रही है। तो सरकार को भी एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें टैक्स की चोरी ना हो, ग्राहक को ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें उसको सही सामान मिले, और कंपनी को ऐसी व्यवस्था की जरूरत है कि उसकी कोई कॉपी ना करे, कोई नकली चीज ना हो। और इन सब व्यवस्थाओं को के लिए एक नई सोच, एक नया काम शुरू हुआ, लोगों ने नए ढंग से सोचना शुरू हुआ, और एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसका नाम है कंपनी सीधा ग्राहक के पास अपना सामान पहुंचाए। और इसी व्यवस्था को नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दिया गया। कंपनी थोड़ा सा आगे आई, ग्राहक थोड़ा सा आगे आया, और कंपनी ने कहा आप पहले हम जो विज्ञापन वाले लोग रखते थे उनको उनकी सेल्फ इमेज पर हम हायर करते थे, पर आज आप इसको यूज करें, आपको ये अच्छा लगता है तो आप किसी को बताएं। तो इससे क्या हुआ? कंपनी को परमानेंट कस्टमर, लॉयल कस्टमर कंपनी को मिलने शुरू हो गए। कस्टमर को क्या बेनिफिट हुआ? वो कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन गया। कंज्यूमर का मतलब जो सामान वो यूज करता है बदले में कुछ नहीं मिलता। प्रोज्यूमर का मतलब जो सामान वो यूज करता है उसी का 10-20% उसको डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। इससे ग्राहक ने भी इसका समर्थन किया। ओपन बिजनेस होने के कारण गवर्नमेंट्स में टैक्स की चोरी होनी बंद हो गई, तो सरकारों ने भी इसका समर्थन किया। और यह व्यवस्था आप सोच के देखिए, जो ट्रेडिशनल व्यवस्था जिससे ग्राहक को 1 रुपए का बेनिफिट नहीं था, एक ऐसी व्यवस्था ने जन्म ले लिया जिससे उसे 10-20% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था जिससे ग्राहक का कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, पर एक ऐसी व्यवस्था आई कि जब मैं किसी और व्यक्ति को कस्टमर बनाता हूं, किसी और व्यक्ति को फ्रेंचाइजीज देता हूं, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो वो मेरा टर्नओवर काउंट होता है। इससे क्या हुआ? मैं अपनी नौकरी करते हुए, मैं अपना ट्रेडिशनल व्यापार करते हुए, मैं अपनी खेती करते हुए, मैं अपनी पढ़ाई करते हुए सामान को घर में यूज करता ही हूं, और मैंने अपने कुछ साथियों को स्पॉन्सर करना शुरू किया, उसके बारे में बताना शुरू किया, और मेरा बिजनेस शुरू हो गया। दोस्तों, जब वो व्यवस्था चल सकती है जिस व्यवस्था में ग्राहक को बेनिफिट है, तो यह व्यवस्था क्यों नहीं चलेगी? और इस थॉट प्रोसेस से इस व्यवस्था ने काम करना शुरू किया, और आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के अंदर यह व्यवस्था काम करती है। आज हिंदुस्तान में 21-22 साल से व्यवस्था काम करती है। मैं अगली वीडियो के अंदर आपको इस व्यवस्था की कुछ और जानकारियां दूंगा। यह व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर जब यह आई, उसके बाद इस व्यवस्था में क्या कमियां आई, लोगों ने इसके बारे में क्या मानसिकता बनाई, सरकार के सामने क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, वो सारी चीजें, एक नेटवर्कर को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, उसकी कुछ चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। थैंक यू सो मच। आप मेरा यूट्यूब के ऊपर जो उम्मीद चैनल मैंने शुरू किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल कॉन दबाइए, ताकि आपको सारी सूचनाएं समय पे मिलती रहें। थैंक यू सो मच।